हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अमात्य क्लासेस। हम इकोनॉमिक सर्वे का जो फिफ्थ चैप्टर देख रहे थे इन्फ्लेशन, उसकी आज हम सेकंड क्लास से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने देख लिया था कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और इसमें क्या डिफरेंसेस हैं, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है, कोर इन्फ्लेशन क्या है, इसका क्या इफेक्ट गवर्नमेंट क्या बता रही है, ये सब हम देख चुके थे। आज हम कंपेयर करते हैं इंडिया की जो इन्फ्लेशन है और जो उसको वर्ल्ड से कंपेयर करते हैं कि वर्ल्ड में क्या सिचुएशन और इंडिया ने कैसा परफॉर्म किया लास्ट ईयर में। India has seen the highest reduction 1.8% in headline inflation among major economies में। ओके, मेजर इकोनॉमीज को अगर हम कंपेयर करें तो हाईएस्ट रिडक्शन इंडिया ने किया है हेडलाइन इन्फ्लेशन में। हेडलाइन इन्फ्लेशन हम लास्ट ईयर में देख चुके थे लास्ट क्लास में कि फूड और एनर्जी इंक्लूड करता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो फूड और एनर्जी क्या ना कि अगर फूड एनर्जी को गवर्नमेंट अगर स्टेबल रख पा रही है तो हेडलाइन इन्फ्लेशन कम हो जाता है। और इसका रीजन क्या था कि हमने रशिया से ऑयल खरीदा था लास्ट ईयर काफी भरपूर मात्रा में यूएसए से लड़ाई कर करके। तो एक मेजर फैक्टर वही है जिसके कारण हमारा हेडलाइन इन्फ्लेशन इतना कम है। क्योंकि अगर देखो रशिया और यूएसए का वार चल रहा था, ठीक है, रशिया यूएसए चल रहा था वार आपस में, तो एक टैरिफ वार था एक्चुअली में। तो हम यूएसए से ना खरीद के और हम रशिया से ऑयल खरीद रहे थे। रशिया से ऑयल खरीद रहे थे तो हमको चीपर रेट्स में मिल रहा था क्योंकि और कोई इस पे सैंक्शंस थे तो वर्ल्ड में और कोई खरीद नहीं रहा था रशिया से ऑयल। तो इंडिया को काफी चीपर रेट्स में रशिया से ऑयल मिल रहा था और स्टेबल प्राइसेस थे, ज्यादा फ्लक्चुएट कर नहीं रहे थे। तो उसके कारण है कि लास्ट 1 ईयर में हमारा हेडलाइन इन्फ्लेशन काफी कम रहा है। ओके, मूविंग फर्दर देखते हैं 2025 में और 2024 से कंपेयर किया है। 2024 से 2025 में कंपेयर किया है इन्होंने। तो जापान, ब्राजील और यूके, देखो इसके अंदर हेडलाइन इन्फ्लेशन ज्यादा है, जबकि चाइना का कम है। चाइना भी रशिया से खरीद रहा था। यूएस तो खुद प्रोड्यूस कर ही रहा है वेनेजुएला का ऑयल। मलेशिया, जर्मनी सबसे कम है और इंडिया ने सबसे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हेडलाइन इन्फ्लेशन को रिड्यूस किया है, हाईएस्ट है। ठीक है, तो इसलिए इस बार के एग्जाम में हमारे लिए हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडिया वर्ल्ड में सबसे अच्छा परफॉर्म किया भाई। तो जहां इंडिया ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया हो तो वहां से तो क्वेश्चन पूछना एग्जाम में बनता है, देखो ठीक है ना। मूविंग टू नेक्स्ट, डिक्लाइन इन फूड इन्फ्लेशन वाज ड्रिवन बाय persistent contraction in prices of major commodities like vegetable and pulses। तो फूड इन्फ्लेशन जो हमने देखा था काफी कम रहा है, ये देखो नेगेटिव में चला गया था फूड इन्फ्लेशन इस जगह पे हमारा। तो फूड इन्फ्लेशन जो इतना कम रहा है उसका रीजन क्या है भाई? फूड में भी तो काफी सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, तो हमको उसको भी अगर हम वन स्टेज डीपर जाके देखें कि फूड इन्फ्लेशन इतना कम क्यों रहा है, तो फूड इन्फ्लेशन का कम रहने का कारण है तो वेजिटेबल, एक पल्सेस जो हमारी दालें होती है, तो उनकी प्राइसेस काफी लो रही है। इस कारण से ही हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहा है। ये देखो, ये हमारे वेजिटेबल्स हैं, ये अक्टूबर सितंबर 2024 में कितना ऊपर गया था, फिर ये डीप पर जाने लगा स्टार्ट और ये नेगेटिव में चला गया यहाँ पे। सेम केस विद पल्सेस, पल्सेस गिरता चला गया, फरवरी 2025 में गिरना स्टार्ट हुआ था और ये दिसंबर 2025 तक नेगेटिव में चला गया। क्यों? इसका रीजन क्यों है वेजिटेबल पल्सेस के प्राइसेस इतने कम क्यों रहे? एक तो अच्छा मानसून, ठीक है, टाइमली और अच्छा मानसून हमको मिल जाता है तो हमारा एग्रीकल्चर क्या होता है ना कि अच्छी फसल प्रोड्यूस करता है और अच्छी क्वांटिटी में करता है। तो दूसरा, हमारा जो फूड स्टोरेज है गवर्नमेंट का, वो काफी क्रिटिकल रोल प्ले करता है क्योंकि एफएसएसआईसी क्या करता है ना कि फूड स्टोरेज कर लेता है हमारा गोडाउन्स में और वो टाइमली रिलीज करते रहते हैं मार्केट में, तो ये इन्फ्लेशन का भी स्टेबल रहता है। तो फूड इन्फ्लेशन हमारा कम है, उसके कारण हमारा जो इन्फ्लेशन था सीपीआई था वो कम था। फूड इन्फ्लेशन के कारण हमारा हेडलाइन इन्फ्लेशन कम था और फूड इन्फ्लेशन खुद वेजिटेबल और पल्सेस के कारण कम है। और ये पल्सेस और वेजिटेबल्स किसके कारण कम है? अच्छे मानसून के कारण और अच्छे एग्रीकल्चर के कारण। तो ये मोटा मोटा तीनों रीजंस हमने देख लिए। अब देखते हैं हम बेस इफेक्ट। बेस इफेक्ट क्या होता है ये हम लास्ट क्लास में देख चुके थे। आज की क्लास में हम देखते हैं कि बेस इफेक्ट का क्या इफेक्ट पड़ा एक्चुअली में। ओके, तो इसको हम क्लियर कर देते हैं। और ये थोड़ा जगह की शॉर्टेज है नोट्स में क्योंकि काफी सारी चीजें इंक्लूड करनी पड़ती है तो एक्सप्लेन करने के लिए जगह बच नहीं रही है। ओके, बेस इफेक्ट देखते हैं। हेडलाइन इन्फ्लेशन को कम किया है बेस इफेक्ट के कारण।
ये येलो वाला जो है ये मोमेंटम इफेक्ट है, इसको हम बाद में देखेंगे, पहले बेस इफेक्ट देख लेते हैं और चेंज इन ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन देखते हैं। तो बेस इफेक्ट देखो यहाँ नेगेटिव में है हमारे पास में, यहाँ भी नेगेटिव में है, यहाँ बेस इफेक्ट पॉजिटिव में है, यहाँ बेस इफेक्ट नेगेटिव में। बेस इफेक्ट नेगेटिव का मतलब पता है आपको, 2011 के कंपैरिजन में और 2026 का कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो अगर इन दोनों का इसका रेफरेंस लेके आज की वैल्यू अगर किसी चीज की कैलकुलेट करी जाए, सपोज करो दाल 80 केजी था, दाल वहां पे 40 केजी था और आज अगर हमको मिल रहा है 35 केजी, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, बेस इफेक्ट नेगेटिव है, ओके। और अगर यहाँ पे कोई किसी चीज की वैल्यू सपोज करो, पेट्रोल की वैल्यू थी 2011 में 55 रुपए, सपोज कर लो, थी नहीं ठीक है मान लेते हैं, लेकिन 2026 में कितना चल रहा है, 110 चल रहा है अभी, ठीक है, मेट्रो सिटीज में। तो ये क्या है, पॉजिटिव बेस इफेक्ट है, पॉजिटिव इफेक्ट बेस इफेक्ट का। तो ये एक मोटा मोटा कहानी है, ठीक है। तो ये नेगेटिव, ये ऑल ओवर कमोडिटी का हम कैलकुलेट करें तो नेगेटिव जाता है, ये देखो, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। तो ये नेगेटिव होने से क्या, चेंज ऑन ईयर, ये ग्राफ भी नेगेटिव चल रहा है हमारा इन्फ्लेशन का। ये रेड वाला ग्राफ हमको क्या दिखा रहा है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। तो चेंज ऑलमोस्ट नेगेटिव में चल रहा है, देखो आप यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए, पूरा नेगेटिव चल रहा है, कि ये पीक सिर्फ पॉजिटिव गया, बाकी नेगेटिव ही है। तो बेस इफेक्ट ऑलमोस्ट नेगेटिव ही रहा है। तो स्ट्रॉन्ग बेस इफेक्ट प्लेड ए क्रिटिकल रोल इन टेम्परिंग हेडलाइन इन्फ्लेशन, स्पेशली इन सेकंड हाफ ऑफ 2025। येलो वाला मोमेंटम इफेक्ट है, तो थोड़ा बहुत चीज जो ग्राफ पॉजिटिव जाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव गया है, तो ये पॉजिटिव किस कारण से गया है, ये मोमेंटम इफेक्ट के कारण गया है। मोमेंटम इफेक्ट क्या होता है, हम ये लास्ट ईयर में देख चुके थे लास्ट क्लास में, कि मोमेंटम इफेक्ट किसी प्रीवियस कोई कंटिन्यूएशन ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रेंड होता है, उसी को अगर जैसे मोमेंटम होता है उसके कारण चला जाता है, तो उसको मोमेंटम इफेक्ट बोलते हैं। तो हम मोमेंटम इफेक्ट देख रहे थे। मोमेंटम इफेक्ट में हमने देखा है कि लास्ट क्लास में हमने देख लिया था कि जो प्रीवियस अगर इकोनॉमी स्ट्रांग होती है तो छोटे मोटे जो जर्क आते हैं इकोनॉमी में, उसका कोई खास इफेक्ट इस पे पड़ता नहीं है, वही हमारा मोमेंटम इफेक्ट है। तो कुछ मोमेंटम इफेक्ट का भी फर्क पड़ा है और हमारा जो चेंज है वो कहीं कहीं पे पॉजिटिव गया है, जैसे ये वाला केस है, यहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा है, इतना मार कर दिया है ना, जैसे ये वाला केस है हमारा, यहाँ पे पॉजिटिव गया है, ओके। कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ग्राफ, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे वो हमने डिस्कस कर चुके हैं, फूड इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन, ये था, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट, हम बात करते हैं थोड़ा सा गोल्ड और सिल्वर की। देखो गोल्ड और सिल्वर आ ही गया है हमारी स्टडी के अंदर, ओके ओके। ग्रोस वैल्यू एडेड यहीं पे आ गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा पहले हम हमारा डिटेल्स देख लेते हैं, उसके बाद में इन ग्राफ्स पे आएंगे। ग्रोस वैल्यू एडेड क्या होता है, ग्रोथ जीवीए हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, जीवीए की हम पहले भी बात कर चुके हैं। जीवीए हम मोर और लेस कैलकुलेट करते हैं कि कौन सा सेक्टर कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्या कंडीशन है सेक्टर की। तो ग्रोस वैल्यू एडेड हम कैलकुलेट कर रहे हैं द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ए सेक्टर, ओके। हम किसी पर्टिकुलर सेक्टर, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, तो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय सेक्टर द एंटायर इकोनॉमी और द एंटायर इकोनॉमी आफ्टर डिडक्टिंग द कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट इनपुट्स, ओके। तो किसी भी जो प्रोडक्ट हम इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें से अगर हम जो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू है उसको अगर हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं फाइनल आउटपुट में से, तो हमारा जीवी आ जाता है। मींस हम जीवी कैलकुलेट कर रहे हैं कि एक जो प्रोडक्ट है उसकी एक्चुअली में कितनी वैल्यू प्रोड्यूस करी है हमने इकोनॉमी में। अगर हम जैसे रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट की जो पहले से कैलकुलेट कर रखे हैं वो अगर हम हटा देते हैं, तो उस प्रोडक्ट ने अपने आप में कितनी वैल्यू ऐड करी इकोनॉमी में। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन, इंटरमीडिएट कंजप्शन को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें वैल्यू ऑफ आउटपुट में से, तो हमारा जीवी आ जाता है। कैलकुलेट क्यों करते हैं हम, सेक्टर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देखने के लिए, किस सेक्टर की कैसी परफॉर्मेंस रही है ऑल ओवर जीडीपी में। शोज सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज। तो जीडीपी इज इक्वल्स टू जीवीए प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। जो हमारी जीडीपी है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड करती है और सब्सिडीज को उसमें से सब्सट्रैक्ट करना पड़ता है। इस फॉर्मूले से काफी बार क्वेश्चन आ चुका है, तो फॉर्मूला आप ध्यान में रखिए, जीडीपी इज इक्वल्स टू जीवीए प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। दूसरा ट्रेड ऑफ टर्म्स होता है एक टर्म, ये हमको इस ग्राफ में देखना पड़ेगा, तो हम ट्रेड ऑफ टर्म्स देख लेते हैं क्या होता है।
ट्रेड ऑफ टर्म्स शोज हाउ मेनी इंपोर्ट्स ए कंट्री कैन बाय विथ ए गिवन अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट। सपोज करो कि हम कितना एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में कितना इंपोर्ट कर सकते हैं, यही हमारा ट्रेड ऑफ टर्म्स है, टीओटी इसको बोलते हैं हम। तो हम सपोज करो कि 2000 करोड़ का एक्सपोर्ट करते हैं, तो 2000 करोड़ के एक्सपोर्ट में हम कितना इंपोर्ट कर सकते हैं, 2000 करोड़ में हम कितना गुड्स इंपोर्ट कर सकते हैं, वो हमारा ट्रेड ऑफ टर्म्स है। तो हम इसको वैल्यूएशन के टर्म्स में देखेंगे, ना कि एज ए 2000 करोड़ के वैल्यू, है ना। ऐसा नहीं देखेंगे 2000 करोड़ में 2000 करोड़ का तो सामान आएगा, सीधी सीधी बात है। लेकिन हम ये देखेंगे कि कितनी हमारी वैल्यूएशन रुपीस की कितनी है, मींस कि हमने 2000 करोड़ का मान लो मटेरियल बेच दिया, एक्सपोर्ट कर दिया, तो उसमें हम कितना इंपोर्ट कर पा रहे हैं, कितना मटेरियल, कितनी वैल्यूएशन का मटेरियल, क्या वैल्यू का मटेरियल हम ले पा रहे हैं, ठीक है ना। अब हम इसका इफेक्ट देखते हैं। अगर टीओटी इंप्रूव्स, एक्सपोर्ट प्राइसेस राइजेस फास्टर देन इंपोर्ट प्राइसेस। अगर टीओटी हमारा अच्छा है तो एक्सपोर्ट प्राइसेस की प्राइसेस ज्यादा बढ़ते हैं कंपेयर टू इंपोर्ट प्राइसेस। कंट्री कैन बाय मोर इंपोर्ट फॉर ए सेम एक्सपोर्ट। ऑब्वियसली बात है, अगर हमारा टीओटी इंप्रूव हो रहा है तो हम जो मान लो पहले भी 2000 करोड़ का ही सामान एक्सपोर्ट कर रहे थे, अभी भी 2000 करोड़ का ही सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बट अगर हमारा टीओटी इंप्रूव हो गया तो क्या होगा कि हम मोर प्रोडक्ट्स ऑफ इंपोर्ट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, पहले सपोज करो कुछ कम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर पा रहे थे, उसी वैल्यूएशन में हम ज्यादा 2000 करोड़ में ही हम ज्यादा वैल्यूएशन के प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर पाएंगे। अगर टीओटी डिक्रीज, अगर टीओटी डिक्रीज होता है तो क्या होता है, इंपोर्ट प्राइसेस राइजेस, अवर एक्सपोर्ट प्राइसेस फॉल्स। ओके, तो हम क्या कर पाएंगे, जो पहले जो जैसे 2000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहे थे तो उसमें कम वैल्यूएशन का इंपोर्ट कर पाएंगे उसी पैसे के अंदर। कंट्री मस्ट एक्सपोर्ट मोर टू इंपोर्ट द सेम अमाउंट। अगर टीओटी कम होता है तो क्या होता है, कंट्री को क्या करना पड़ता है कि मस्ट एक्सपोर्ट मोर इंपोर्ट, है ना, टू इंपोर्ट। मतलब अगर जो पहले इंपोर्ट कर रहे थे उतना ही अगर अभी हमको इंपोर्ट करना है तो हमको उसके कंपैरिजन में ज्यादा एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि हम कम कर पा रहे हैं, हमारी वैल्यूएशन गिर गई। तो ये पूरी कहानी है टीओटी की। अब हम एक बार इसके जो ग्राफ्स वगैरह हैं वो देख लेते हैं। steady pace of core inflation has been largely influenced by higher inflation in the prices of previous metal like gold and silver. कोर जो इन्फ्लेशन है हमारा, वो अगर फ्लक्चुएट हुआ है, ठीक है, तो वो किस कारण से हुआ है। देखो हम अगर कोर इन्फ्लेशन देखें तो कहाँ गया हमारा कोर इन्फ्लेशन, कहाँ है भाई, कहाँ है, ये तो हमारा हेडलाइन इन्फ्लेशन है, ये कोर इन्फ्लेशन है। देखो ये कोर इन्फ्लेशन है, इसमें ये फ्लक्चुएशंस हमको थोड़ा बहुत दिख रहे हैं, मोर और लेस स्टेबल है, बट फिर भी कोर इन्फ्लेशन 4.62 चल रहा है। तो ये कोर इन्फ्लेशन 4.62 क्यों चल रहा है, इतना कोर इन्फ्लेशन हुआ है क्यों, मतलब 4.62 स्टेबल है इस वैल्यू पे, लेकिन इतना ज्यादा क्यों है, 4.62 क्यों है ये, जबकि हेडलाइन इन्फ्लेशन तो हमारा नेगेटिव में है। देखो कोर इन्फ्लेशन जो है हमारा, ये देखो ये वही ग्राफ है जो हमने वहां देखा था, कम है फ्लक्चुएशन लेकिन फिर भी वैल्यूएशन ऑलमोस्ट 4.62 है। तो ये इतना ज्यादा क्यों है, ये हमारा है गोल्ड और सिल्वर के कारण। अब मैंने बात करी थी पिछली क्लास में कि हमारा सिल्वर देखो कि ऑलमोस्ट 4 लाख क्रॉस कर गया था पिछले 3-4 मंथ के अंदर ही, है ना। डेली प्राइसेस बढ़ रहे थे उसके, और एक ही दिन के अंदर सीधा 280 पे पहुंच गया ये गिर के। तो अगर हम इसमें से गोल्ड और सिल्वर को हटा दें तो ये हमारा ग्राफ आएगा कोर इन्फ्लेशन का, और कोर इन्फ्लेशन हमारा आ जाएगा 2.27 पे, जस्ट हाफ हो जाएगा इसका। तो जो कोर इन्फ्लेशन हमारे इकोनॉमी में इतना ज्यादा दिख रहा है 4.62 जो हमारा कोर इन्फ्लेशन है, हालांकि है स्टेबल, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है नहीं, ऐसे पीक इस तरह से नहीं है, स्टेबल टाइप का है, लेकिन फिर भी 4.62 इतना ज्यादा जो है वो गोल्ड और सिल्वर के कारण है। अगर इन दोनों को हटा दिया जाए तो ऑलमोस्ट हाफ आ जाएगा, कोर इन्फ्लेशन भी इतना ज्यादा है नहीं। तो गवर्नमेंट हमको बताना चाहिए कि इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कोर इन्फ्लेशन जो दिख रहा है वो गोल्ड और सिल्वर के कारण है, अदरवाइज जो बाकी की कमोडिटी है कोर इन्फ्लेशन की वो स्टेबल है। इसका मतलब हम यही समझ सकते हैं। देखो टीओटी से क्या हम समझते हैं, टीओटी गवर्नमेंट क्यों यूज में लेती है, उस ग्राफ को समझ के देखते हैं। जो टर्म्स ऑफ ट्रेड टीओटी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज प्रोग्रेसिवली डिक्लाइंड विद रिस्पेक्ट टू द अदर एग्रीकल्चर एंड सर्विसेज रिजल्टिंग इन कंप्रेशन इन इट्स सेक्टरल शेयर इन जीवीए। कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका टीओटी डिक्लाइन हुआ है, पहली चीज तो ये कह रहे हैं टीओटी डिक्लाइन हुआ है किसका, मैन्युफैक्चरिंग का।
अदर सेक्टर में, अदर सेक्टर किसको कंपेरिजन कर रहे हैं, एग्रीकल्चर प्लस सर्विसेज का कंपेरिजन कर रहे हैं। इससे क्या हुआ है कि ये जो जीवीए है हमारा, जीवीए में मान लो पहले हमारा मैन्युफैक्चरिंग इतना पार्ट था, सपोज करो ये 30% था, अब ये घट के सिर्फ और कम रह गया है। अब ये अगर हम माने तो ये घट के इतना रह गया है, 25% ही रह गया है। तो जीवीए में इसका जो पार्टिसिपेशन है वो कम क्यों हुआ है, क्योंकि इसका टीओटी, मैन्युफैक्चरिंग का टीओटी कम हुआ है। टीओटी कम होने से मतलब कि सपोज करो पहले हम मैन्युफैक्चरिंग के 5 गुड्स ले लेते हैं, 5 गुड्स थे हमारे मैन्युफैक्चरिंग के, इस एग्जांपल से समझते हैं थोड़ा सा। 5 गुड्स थे मैन्युफैक्चरिंग के, उसके कंपैरिजन में उन 5 गुड्स की वैल्यूएशन के अंदर ही हम 10 गुड्स इंपोर्ट कर पा रहे थे। ठीक है, 5 गुड्स हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, उसके कंपैरिजन में 10 गुड्स इंपोर्ट कर पा रहे थे। अब टीओटी कम होने से क्या हुआ हमारा कि हम उन्हीं 5 गुड्स के कंपैरिजन में सिर्फ 8 गुड्स ही इंपोर्ट कर पा रहे हैं, तो हमारी वैल्यूएशन गिर गई। उसी वैल्यूएशन मतलब जो प्रोडक्ट हम बेच रहे थे उस रेट की वैल्यूएशन गिर गई, उस प्रोडक्ट की वैल्यूएशन गिर गई, तो हमारा इंपोर्ट कम हो गया उसके कंपैरिजन में। तो उसका इफेक्ट डायरेक्ट किस पे आया, जीवे पे आया कि पहले हम जीवे क्या ना कि सेक्टरल जो कंट्रीब्यूशन था उसका ज्यादा था, अब कम हो गया है। ठीक है, तो ये टीओटी विद सर्विसेज है, ये देखो टीओटी विद सर्विसेज चल रहा है 1.08 से। ये कंपैरिजन किया है मैन्युफैक्चरिंग का सर्विसेज और एग्रीकल्चर दोनों के साथ में। ऐसा नहीं ये सिर्फ सर्विसेज को दिखा रहा है, ये मैन्युफैक्चरिंग का वर्सेस सर्विसेज है और ये मैन्युफैक्चरिंग वर्सेस एग्रीकल्चर है। तो उसका टीओटी कैसे कम हो रहा है देखो, इसका 1.08 था और ये डिक्रीज होके 0.81 हो गया। सेम केस एग्रीकल्चर के साथ में 1.29 था और उसका डिक्रीज होके ऑलमोस्ट 0.65 पे हो गया। तो हमारा ऑटोमेटिकली क्या हुआ, सर्विसेज और जो एग्रीकल्चर पार्ट है उसका जीएएम में कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हो जाएगा और मैन्युफैक्चरिंग का कम हो जाएगा। रेशियो ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिफ्लेक्टर टू एग्रीकल्चर डिफ्लेक्टर और रेशियो ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिफ्लेक्टर टू सर्विसेज डिफ्लेक्टर, ये दोनों चीज हम देख ही सकते हैं, देख ही चुके हैं। ठीक है, अब हम कुछ फैक्टर्स देखते हैं कि जिन फैक्टर्स के कारण इन्फ्लेशन इतना कम रहा है, मतलब ज्यादा हमारे फ्लक्चुएट हुआ नहीं है इन्फ्लेशन मार्केट में। तो पहला रीजन गवर्नमेंट हमको दे रही है मॉडरेट इन्फ्लेशन इन द ग्लोबल प्राइसेस ऑफ की मेटल्स। जो की मेटल्स हैं हमारे, कॉपर हो गया, ठीक है, और इन सब की जो मेटल्स हैं वो मोर और लेस हमारा क्या है ना मॉडरेट रहा है इन्फ्लेशन उनके अंदर। बिलो नॉर्मल टेम्परेचर कपल्ड विद अबव नॉर्मल मानसून क्रिएटेड वेरी फेवरेबल एग्रीकल्चर कंडीशन। ये बात हम कर ही चुके हैं कि हमारा मानसून बहुत स्ट्रॉन्ग होने से हमारा फूड इन्फ्लेशन है वो नेगेटिव रह गया है, और फूड इन्फ्लेशन नेगेटिव रहा है हमारा वेजिटेबल और पल्सेस के कारण, तो हमारा मानसून काफी अच्छा रहा है। ओके, फूड ग्रेन का इंप्रूव स्टॉक पोजीशन है, हमारी स्टॉक पोजीशन काफी अच्छी हुई है एफएसएसआई के पास में गोडाउन्स में, तो हमारा फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहा है। पास थ्रू ऑफ जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन इनटू कमोडिटी प्राइसेस। लास्ट जीएसटी 2.0 आया था, उसमें रेट्स हमारी कम कर दी है, तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट मार्केट में देखने को मिला है। ये टैक्स रेट कम होने से तो कंजम्पशन इंक्रीज हुआ है और कमोडिटी प्राइसेस रैशनलाइजेशन हो गई है टैक्सेस, तो इन सबका इफेक्ट पड़ा है। कंप्लीट इफेक्ट के कारण क्या हो रहा है, हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहा है। ये कुछ रीजंस थे हमारे इन्फ्लेशन कंट्रोल होने के, गवर्नमेंट जो बता रही है। अगर हम फिर से इसको डिस्कस करें तो मॉडरेट इन्फ्लेशन इन द की मेटल्स, दूसरा हमारा अच्छा मानसून हो गया, इंप्रूव स्टॉक पोजीशन हो गई हमारा, और जीएसटी रेट्स का रैशनलाइजेशन का इफेक्ट हम देख सकते हैं मार्केट के अंदर। ओके, ये हमारा लास्ट ग्राफ है इस चैप्टर का, उसके बाद में हम इस चैप्टर को ना खत्म करेंगे। टाइमली इंटरवेंशन हेल्प इन रिडक्शन द वोलेटिलिटी इन द प्राइसेस ऑफ पल्सेस ओवर द ईयर। मींस गवर्नमेंट का टाइमली इंटरवेंशन भी करना पड़ता है। मैंने कहा था गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस कुछ लेती है, अगर प्राइसेस कम ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं मार्केट में किसी भी कमोडिटी के, तो गवर्नमेंट उस पर कुछ एक्शंस लेती है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस के कारण भी क्या ना कि विजिबल इफेक्ट पड़ते हैं, वही हम इसमें देखते हैं। विजिबल डिक्लाइन इन पल्सेस रिटेल प्राइसेस वोलेटिलिटी ओवर द ईयर्स। ओवर द ईयर्स हम कंपेयर कर रहे हैं, इसका हम कंपेयर कर रहे हैं 2015 से लेके 2025 तक का, मतलब 10 साल का कंपैरिजन हम कर रहे हैं। और ये देखो मंथ वाइज कर रहे हैं, देखो 30 जनवरी से 30 मई, 30 सितंबर, तो जनवरी से मई का, मई से सितंबर, सितंबर से फिर जनवरी, तो ये
इंक्रीज हुआ है, फिर गवर्नमेंट ने कुछ एक्शंस लिए हैं, फिर कम हुआ है, फिर ऑलमोस्ट सबड्यूड रहा है यहाँ पे, फिर एकदम से पीक आया है, फिर गवर्नमेंट ने एक्शन लिए हैं, फिर से इसको कंट्रोल में लाए हैं। और गवर्नमेंट क्या एक्शंस लेती है? गवर्नमेंट 3-4 एक्शंस ले सकती है कि भाई जो हमारा गोडाउन में है ना, गोडाउन्स में जो स्टोरेज है वो रिलीज कर दो चीपर रेट्स पे। जो हमारा मार्केट्स में जो गवर्नमेंट की जो शॉप्स है वहां पे ये इजी रेट्स में अवेलेबल हो जाता है, तो हमारा क्या ना कि थोड़ा सा प्राइस कंट्रोल हो जाता है। दूसरा, गवर्नमेंट क्रैकडाउन ऑन इसके पीछे पड़ जाती है, जो होर्डिंग वाले हैं, जो मटेरियल को होल्ड करके रखते हैं, होर्डिंग वाले हैं, उनके पीछे पड़ जाती है। तो ऑलमोस्ट ये 2 डिसीजन गवर्नमेंट लेती है। कुछ वो टैक्स रेट्स में, टैक्स रेट्स वगैरह मंडीज वगैरह के अंदर ये डिसीजंस लिए जाते हैं, अच्छे रेट में खरीदते हैं और मार्केट में सेल कर देते हैं। तो ये कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस गवर्नमेंट लेती है 3-4, जिसके कारण ये ऑलमोस्ट क्या कंट्रोल में रहता है। इतना ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, ये तो गवर्नमेंट ने खुद का डेटा दिखाया भाई हमने ऐसा से कंट्रोल किया है। जो मोटा मोटा हमारा समझने की बात थी हम समझ चुके हैं कि क्या कहानी है। सीपीआई डब्ल्यूपीआई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टीओटी भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब ये अब इंक्लूड करने लगी गवर्नमेंट, इसको पहले नहीं करती थी। ये बेस इफेक्ट कुछ ज्यादा है नहीं, बेस इफेक्ट आप स्किप कर सकते हो, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो अगर हम मोटा मोटा बात करें इस चैप्टर को कंक्लूड करने के लिए, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? एक तो डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, इसका इफेक्ट, ओके, इनमें डिफरेंसेस, इनके इफेक्ट हो गए, इनके डिफरेंसेस हो गए। फिर हमारा इन्फ्लेशन, मार्केट में कितना इन्फ्लेशन चल रहा है और लास्ट ईयर में किसके कारण इन्फ्लेशन रहा है, फूड इन्फ्लेशन कितना रहा है। वैल्यू नहीं याद करनी है, सिर्फ ये रखना है, पता रखना है कि कम रहा है ज्यादा रहा है, ठीक है। कोर इन्फ्लेशन, कोर और हेडलाइन वाला डिफरेंसेस, ओके। और हमारा जीवे वगैरह, जीवे का कंसेप्ट तो मैंने पहले भी पिछली क्लास में समझा चुका हूँ, यहाँ पे और देख लिया हमने, आगे भी हम जीवे की बात करेंगे, ओके। और ये टीओटी, हाँ गया हमारा, और ये टीओटी। तो ये मोटे मोटे 4-5-6 हमारे पॉइंट्स हैं जो इस चैप्टर से आपको ध्यान रखने हैं। इन्हीं में से मोस्ट प्रोबेबली हमारे क्वेश्चंस आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।